Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 29th of July 2020 Wednesday. So let's start with Business Standard Daily News Analysis. Inspiration of the day is you have the life you have settled for. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 2. Foreign gear makers seeks relief on eligibility criteria. Few weeks before, we have discussed this news that domestic companies have shown strong opposition against the new request for proposal by BSNL and MTNL. हमने डिस्कस किया था कि डोमेस्टिक कंपनीज ने एक रिक्वेस्ट फाइल करी है गवर्नमेंट के सामने अगेंस्ट BSNL और MTNL और उसमें ये एलिगेशन लगाया था कि जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल BSNL और MTNL ने ड्राफ्ट किया है फॉर एक्विजिशन ऑफ 4G गियर्स और टेलीकॉम इक्विपमेंट, वो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट पॉलिसी को वायलेट करता है. काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन था और इस अपोजिशन के बाद BSNL और MTNL को अपना वो टेंडर, वो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल वापस लेना पड़ा था, जिसके बाद वो एक्विजिशन टेंडर कैंसिल हो गया था और BSNL और MTNL नए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के लिए तैयार हो गए थे. अब क्या है, बेसिकली जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेलीकॉम, टेक्सटाइल, डिफेंस, फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इन सारी इंडस्ट्रीज़ में जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाइनीज़ कंपनीज को बैन कर रही है बाय इन्वोकिंग डिफरेंट रूल्स एंड बाय चेंजिंग द डिफरेंट नॉर्म्स, तो उसी नॉर्म के अकॉर्डिंग बहुत सारे नॉन चाइनीज़ टेलीकॉम इक्विपमेंट मेकर्स भी इंडिया में बिडिंग प्रोसेस से आउट हो जाते हैं. ऑल्दो गवर्नमेंट का जो मोटिव है इंडियन गवर्नमेंट का, दैट इज टू बैन द चाइनीज फर्म्स और चाइनीज कंपनीज, बट जिस तरह के रूल्स आ रहे हैं, रेगुलेशंस आ रहे हैं, वो यूनिफॉर्मली सभी तरह के टेलीकॉम इक्विपमेंट मेकर्स पर एप्लीकेबल हो रहे हैं, चाहे वो चाइना से बिलोंग करते हो, चाहे वो कोरिया से बिलोंग करते हो और चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज से बिलोंग करते हो. तो इसी ऑब्स्टिकल को ओवरकम करने के लिए जो नॉन चाइनीज़ टेलीकॉम इक्विपमेंट मेकर्स हैं, उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से रिक्वेस्ट करी एंड दे आर कंटिन्यूअसली पुशिंग द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन to include the service cost while calculating the local content requirement and value addition clause under Public Procurement Order 2017. तो जितने भी नॉन चाइनीज़ टेलीकॉम इक्विपमेंट मेकर्स हैं, स्पेशली यूरोपियन प्लेयर्स हैं, वो कंटिन्यूसली डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से ये कह रहे हैं कि जो लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट का क्लॉज है पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर में, उस क्लॉज के तहत उनकी सर्विस कॉस्ट को भी इंक्लूड किया जाए, सिर्फ इक्विपमेंट या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को इंक्लूड ना किया जाए. उससे क्या होगा, पहले तो हम ये देख लेते हैं एक्चुअली पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर 2017 है क्या और इसमें ये लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट और वैल्यू एडिशन क्लॉज क्या होता है. उसके बाद ही आप ये न्यूज़ समझ पाएंगे. 2014 में जैसे ही पॉलिटिकल रेजिम चेंज हुआ था, उसके बाद से गवर्नमेंट का फोकस मेक इन इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा था और उसके लिए कई तरीके की पॉलिसीज़ और प्रोग्राम भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इम्प्लीमेंट किए थे, जिसमें से मेक इन इंडिया वॉज वन ऑफ द फ्लैगशिप प्रोग्राम. So, in order to encourage the Make in India program and promote the manufacturing and production of goods and services in India, Department of Industrial Policy and Promotion has notified one order and that order is called as Public Procurement Order 2017. इसका बेसिक पर्पस क्या था, जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है उसको सक्सेसफुल बनाना, जिससे कि कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को प्रमोशन मिल सके. जो कि अगर हम बात करें इंडियन इकोनॉमी की, तो किसी भी इकोनॉमी में बेसिकली 3 स्टेजेस होती हैं जब इकोनॉमी ग्रो कर रही होती है. पहले में वो प्राइमरी सेक्टर में ग्रो करती है, जिसको हम एग्रीकल्चर बोलते हैं. जब उसमें ग्रोथ हो जाती है देन इकोनॉमी मूव करती है सेकेंडरी में, जिसको हम बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहते हैं. और जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्ट्रॉन्ग हो जाता है देन इकोनॉमी मूव करती है टर्शरी में, बेसिकली डोमिनेटेड बाय सर्विस सेक्टर. तो कोई भी इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी ही नहीं, ऐसे ही मूव करती है प्राइमरी से सेकेंडरी में, देन सेकेंडरी से टर्शरी में.
इंडिया के केस में ये जो बीच वाली लिंक है सेकेंडरी सेक्टर, ये लिंक मिसिंग है। इंडिया डायरेक्टली प्राइमरी सेक्टर से या एग्रीकल्चर से डायरेक्टली टर्शरी सेक्टर में जंप कर गया है एंड इंडिया डू नॉट हैव द स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग बेस और द प्रोडक्शन बेस, क्योंकि इंडिया का ग्रोथ पैटर्न ऐसा ही रहा है। सीधे हम एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर में जंप कर गए, टर्शरी सेक्टर में जंप कर गए। हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया, जिसकी वजह से इंडिया की जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी रही है वो हमेशा से बहुत ज़्यादा हाई रही है। करंट अकाउंट जो डेफिसिट वो भी हमेशा से इंडिया ने इसी वजह से फेस किया है। बहुत सारी जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, फार्मास्यूटिकल हो, मेटल हो, उन सब की डिपेंडेंसी फॉरेन कंपनीज पर, फॉरेन मार्केट पर या अदर कंट्रीज़ पर रही है। क्यों? क्योंकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर, वो उतना स्ट्रांगली डेवलप नहीं कर पाया। इंडिया हैज़ डायरेक्टली टेकन द लीव फ्रॉम प्राइमरी टू टर्शरी, और उसी गैप को फुलफिल करने के लिए मेक इन इंडिया प्रोग्राम लाया गया था, जिससे कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी प्रमोट किया जा सके, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी स्ट्रॉन्ग हो सके, जिसके लिए कुछ बहुत सारे रूल्स में, रेगुलेशंस में चेंज किया गया था मेक इन इंडिया प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट था पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर, जिसको हम बोल सकते हैं पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है। एज पर दिस ऑर्डर, जितने भी फॉरेन प्लेयर्स हैं इंडिया में, जो इंडिया की टेंडरिंग में, बिडिंग में, RFP प्रोसेस में टेंडरिंग करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग, अपना मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट या अपना प्रोड्यूस प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, उनको कुछ मिनिमम कंटेंट रिक्वायरमेंट क्लॉज को पूरा करने की ज़रूरत है। मींस अगर कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया में कोई अपना मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट सप्लाई कर रही है, तो उस केस में उस मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट में कुछ परसेंटेज ऑफ कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो कि उसने इंडिया के लोकली मैन्युफैक्चर या स्मॉल एंड मीडियम स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन से या कंपनी से खरीदा हो, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द फिनिश्ड गुड आउट ऑफ दैट। मिनिमम लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट, नाम से ही लग रहा है कि कुछ लोकल कंटेंट उनके प्रोडक्ट में होना चाहिए, एंड दैट इज मिनिमम क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर दिया था अंडर पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर 2017। और अगर वो मिनिमम कंटेंट रिक्वायरमेंट नहीं होती तो वो पर्टिकुलर कंपनी किसी भी टेंडरिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। हालांकि ये सेक्टर वाइज जो मिनिमम कंटेंट रिक्वायरमेंट का क्लॉज था, ये सेक्टर वाइज वेरी करता है, और हर सेक्टर और हर डिपार्टमेंट के लिए एक नोडल मिनिस्ट्री भी अपॉइंट करी गई थी, जो कि इस पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर के इम्प्लीमेंटेशन को वॉच करेगी, उसको रेगुलेट करेगी। जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन DDP हैज बीन अपॉइंटेड एज अ नोडल डिपार्टमेंट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस order with respect to the procurement of all defense related items। तो डिफेंस में अगर कोई भी प्रोक्योरमेंट हो रहा है, मीन्स अगर हम फॉरेन कंपनी से या फॉरेन कंट्री से कोई भी इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन इस बात को इंश्योर करेगा कि उसमें पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर 2017 के तहत जो मिनिमम कंटेंट रिक्वायरमेंट है, जितनी भी स्पेसिफाइड है, वो फुलफिल हो। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो इंडिया में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं उनको प्रमोशन मिलेगा, उनको सपोर्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि फॉरेन कंपनी से अगर कोई भी इंडियन कंपनी या PSU अगर फॉरेन कंपनी से या फॉरेन प्लेयर से, फॉरेन प्राइवेट प्लेयर से कोई भी फिनिश्ड गुड इंपोर्ट कर रही है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी फॉरेन प्लेयर की एज वेल एज द प्रोक्योरमेंट कंपनी की, वो इंश्योर करे कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में या मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट में या इंपोर्टेड प्रोडक्ट में कुछ मिनिमम डोमेस्टिक कंटेंट यूज हुआ हो इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस दैट प्रोडक्ट। कुछ मिनिमम परसेंटेज का लोकल कंटेंट या इंडिजीनियस कंटेंट उस फिनिश्ड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट में इंक्लूड हो, जिससे कि इंडिया में जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं, स्पेशली जो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में हैं, उनको बूस्ट मिल के, उनको सपोर्ट मिले। ऐसा ना हो कि वो डायरेक्टली फॉरेन प्लेयर से कॉम्पीट करें और वो मार्केट से वॉश आउट हो जाएं। क्योंकि फॉरेन, अगर हम बड़ी कंपनीज की बात करें, बड़ी बड़ी MNCs जो मल्टीनेशनल हैं, बहुत सारे कंट्रीज में काम कर रही हैं MNCs, उनसे अगर हमारी डोमेस्टिक और
इंडिजीनियस कंपनीज कॉम्पीट करेंगी तो उनसे कहीं भी उनका कंपटीशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इंडिया का भी मैन्युफैक्चरिंग बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी हमारे पास नहीं है इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और अभी नेसेंट स्टेज में ही आप कह सकते हैं। इसीलिए उनको थोड़ा सा सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर 2017 लाया था। अब देख लेते हैं ये न्यूज़ क्या है। इस न्यूज़ में जितने भी नॉन चाइनीज़ टेलीकॉम इक्विपमेंट मेकर्स हैं उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से कहा है कि जो लोकल कंटेंट की रिक्वायरमेंट का जो क्लॉज है, अगर वो 4G गियर BSNL और MTNL को सप्लाई कर रहे हैं वो यूरोपियन प्लेयर्स, तो जो लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट का क्लॉज है उसमें सिर्फ कंटेंट या मैन्युफैक्चर या बाई जो प्रोडक्ट हमने किया है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर से, केवल उसकी कॉस्ट ना इंक्लूड हो, मेंटेनेंस कॉस्ट भी, एक्विजिशन कॉस्ट भी, जितनी भी सर्विस कॉस्ट है वो भी इंक्लूड हो, जिससे कि जो परसेंटेज उनका डाउन हो रहा है लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट का वो परसेंटेज डाउन ना हो और वो एलिजिबल हो जाएं रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जो BSNL और MTNL टेंडरिंग इनवाइट करिए फॉर द सप्लाई ऑफ 4G गियर इक्विपमेंट। एज पर द रिवाइज्ड गाइडलाइन बाय डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT ने कुछ गाइडलाइंस रिवाइज करी थी पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर को लेकर के, जिसमें बोला है कि क्लास 1 लोकल सप्लायर्स वो होंगे, उसमें वो सारे सप्लायर्स आएंगे, वो सारी फॉरेन कंपनीज आ सकती, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो फॉरेन कंपनीज हो, जिनके मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट में 50% से ज़्यादा लोकल कंटेंट यूज़ हुआ है, तो वो सारे सप्लायर्स क्लास 1 सप्लायर में आएंगे। इसी तरह क्लास 2 सप्लायर मीन्स जिसमें वो सारे सप्लायर या वो सारे वेंडर्स जिनमें लोकल कंटेंट 20% से ऊपर हो बट 50% से लेस हो, वो आएंगे क्लास 2 में। तो जो BSNL और MTNL का जो टेंडर आने वाला है, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा वो आइदर क्लास 1 या क्लास 2 का रहेगा। और जितने भी यूरोपियन प्लेयर्स हैं उनमें जो लोकल कंटेंट करेंटली जो लोकल कंटेंट का लेवल है वो 14 to 15% का है, जिसको लेकर के जितने भी यूरोपियन कंपनीज हैं या नॉन चाइनीज़ टेलीकॉम इक्विपमेंट मेकर्स हैं उनका ये कहना है कि अगर इसमें सर्विस कॉस्ट इंक्लूड कर दी जाती है तो ये जो इनका परसेंटेज है ये 20% से ऊपर हो जाएगा और ये एलिजिबल हो जाएंगे किसके लिए, सब टू सप्लाई द 4G गियर फॉर BSNL MTNL का जो टेंडर है उस पर टेंडरिंग करने के लिए ये यूरोपियन प्लेयर्स हैं जो वो एलिजिबल हो जाएंगे। तो इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से रिक्वेस्ट करी है कि अपार्ट फ्रॉम इंक्लूडिंग द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और मैन्युफैक्चर जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट के अलावा जो सर्विस कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट भी लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट का जो क्लॉज है उसमें ऐड होनी चाहिए, वैल्यू एडिशन का जो क्लॉज है उसमें ऐड होनी चाहिए, जिससे कि वो भी एलिजिबल हो जाएं इस पर्टिकुलर टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए। हालांकि इस पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर को लेकर के बहुत सारे इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी फेस किया है। अगर हम बात करें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि जब ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर आया था तो उस समय सोलर पैनल को लेकर के एक पर्टिकुलर कंट्री ने इंडिया को WTO में ड्रैग किया था, क्योंकि सोलर पैनल के इंपोर्ट के केस में, सप्लाई के केस में इंडिया ने मिनिमम कंटेंट रिक्वायरमेंट का जो क्लॉज था वो 70% अप्रॉक्सीमेटली कर दिया था, जिसको लेकर के जो एक पर्टिकुलर कंट्री, आप मुझे उस कंट्री का नाम बताएंगे, वो कंट्री इंडिया में को WTO तक ड्रैग करके ले गई थी कि जो इंडिया ने जो लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट का क्लॉज लगाया है सोलर पैनल सप्लाई के केस में, दैट इज वॉयलेटिंग द WTO क्लॉज। कैसे वॉयलेट करा था WTO क्लॉज? वो अपने डोमेस्टिक जो प्लेयर्स हैं उनको फेवर कर रहे हैं फॉर टेंडरिंग। एज पर द WTO क्लॉज अगर आप किसी भी कंट्री के साथ बिजनेस कर रहे हैं तो या किसी भी कंट्री का प्रोडक्ट आपके यहाँ आ रहा है तो इन योर डोमेस्टिक मार्केट देयर शुड बी नो डिफरेंस बिटवीन imported goods और डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड गुड इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप जो आपकी लोकल मार्केट है वहाँ पर इम्पोर्टेड गुड्स में या अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर्ड गुड में कोई भी डिफरेंस नहीं क्रिएट करेंगे, कोई भी फेवरेटिज्म या पार्शियलिटी नहीं करेंगे। और अगर ऐसा करते हैं तो इसके लिए फिर WTO का डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल है, जिसमें एक पर्टिकुलर कंट्री इंडिया को सोलर पैनल के केस में लेकर गया था और वहां पर इंडिया वो केस हार गया था, जिसके बाद इंडिया ने सोलर पैनल के सप्लाई के
केस में डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट का जो क्लॉज था उसको डिक्रीज करके 20% कर दिया था। और यही जो अभी का रिसेंट केस है टेलीकॉम का, इसमें जितने भी यूरोपियन प्लेयर्स हैं दे आर ऑल्सो सेइंग द वेरी सेम थिंग। दे आर सेइंग इवन इन चाइना द लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट इज लेस देन 20%। चाइना में 40 to 50% अगर लोकल कंटेंट है तो यू आर एलिजिबल और द फॉरेन कंपनीज आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इनटू एनी टेंडर एंड एनी बिडिंग प्रोसेस। सो इंडिया में व्हाई इट इज मोर देन 20। तो टेलीकॉम के केस में जो भी सप्लायर है, जो भी 4G गियर इक्विपमेंट सप्लाई करना चाहता है इन टेंडरिंग प्रोसेस टू BSNL और MTNL, उसमें वो मिनिमम 20% का डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट का क्लॉज पूरा करता हो या वो क्लास 2 लोकल सप्लायर हो एज पर द पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी 2017 रिवाइज्ड ऑर्डर। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 4। इंश्योरेंस लाइकली टू बी स्ट्रैटेजिक सेक्टर। After the announcement of Atmanirbhar mission, we have discussed that government is going to invoke the new privatization policy, is going to draft the new privatization policy and going to restrict the number of sector in which government will do intervention और गवर्नमेंट विल कंट्रोल द सेक्टर। जो गवर्नमेंट है वो नंबर ऑफ सेक्टर्स को रिड्यूस करने जा रहा है जहां पर गवर्नमेंट एज अ प्लेयर पार्टिसिपेट करेगा या करता है। अभी तक बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की मोनोपोली है, कोई प्राइवेट प्लेयर का इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है। कुछ ऐसे सेक्टर भी हैं जहां पर गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेयर्स दोनों ही ऑपरेट करते हैं और कुछ ऐसे सेक्टर भी हैं जहां पर टोटली सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स ही ऑपरेट करते हैं या वही बिजनेस करते हैं या वही इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो एज पर द न्यू प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी, officials are saying that insurance is likely to be the part of strategic sector। आत्मनिर्भर भारत का जब प्रोग्राम गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज के साथ, तो उसमें कहा गया था कि गवर्नमेंट को आने वाले कुछ महीनों में एक स्ट्रैटेजिक सेक्टर की लिस्ट बनाकर सामने लाएगी जिसमें वही सेक्टर इंक्लूड किए जाएंगे जिसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन करेगी या केवल उन्हीं सेक्टर में हम कह सकते हैं गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट होगा। उसके अलावा जितने भी सेक्टर होंगे उस सेक्टर से गवर्नमेंट अब बाहर हो जाएगी, आउट हो जाएगी बाय सेलिंग इट्स स्टेक। तो स्ट्रैटेजिक सेक्टर की लिस्ट आनी है, हालांकि वो भी लिस्ट आई नहीं है, बहुत सारे स्पेक्यूलेशंस हो रहे हैं उसमें कि कौन कौन से सेक्टर गवर्नमेंट स्ट्रैटेजिक सेक्टर की लिस्ट में लाएगी। तो एज पर द करंट न्यूज, इंश्योरेंस सेक्टर इज ऑल्सो कंसीडर्ड एज वन ऑफ द स्ट्रैटेजिक सेक्टर। इससे पहले हमने न्यूज डिस्कस करी थी कि बैंकिंग को भी स्ट्रैटेजिक सेक्टर की लिस्ट में लाया जा सकता है, और आज की न्यूज में है कि बैंकिंग के अलावा इंश्योरेंस सेक्टर भी गवर्नमेंट स्ट्रैटेजिक सेक्टर की लिस्ट में लाएगा। अपार्ट फ्रॉम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, रेलवे, ऑयल एंड गैस, डिफेंस, space and atomic energy, all these sectors can also get the place into strategic sector list। तो strategic sector वो sector होंगे जिनमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वेस्टमेंट करेगी। अपार्ट फ्रॉम स्ट्रैटेजिक सेक्टर, जो भी नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर होंगे वहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट का कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, और अगर करंटली इन्वेस्टमेंट है तो गवर्नमेंट उसमें अपने स्टेक को सेल आउट करके डिस इन्वेस्टमेंट करके उस पर्टिकुलर सेक्टर से बाहर आ जाएगी, जिससे कि प्राइवेट प्लेयर्स को उन पर्टिकुलर सेक्टर में ऑपरेट करने का मौका मिले, ऑपरेट करने का चांस मिले। तो अभी फिलहाल के लिए एक स्ट्रैटेजिक सेक्टर की लिस्ट प्रिपेयर करी जा रही है। ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसमें 5 से 8 सेक्टर ही इंक्लूड होंगे, बाकी जितने भी इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, हाउसिंग, रियल स्टेट, कॉमर्शियल, माइनिंग, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, मेटल, जेम्स एंड ज्वेलरीज, और जितने भी सेक्टर हैं वो सारे प्राइवेट प्लेयर्स के लिए छोड़ दिए जाएंगे ताकि प्राइवेट प्लेयर्स उनमें इन्वेस्ट करें। गवर्नमेंट का वहां पर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, जिससे कि गवर्नमेंट केवल अपने स्ट्रैटेजिक और इम्पॉर्टेंट सेक्टर में ही फोकस कर सके। जनरली और मैक्सिमम टाइम ये ऐसा देखा गया कि जो गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, PSUs होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंसी होती है। गवर्नमेंट उतने अच्छे से ऑपरेट नहीं कर पाती, एफिशिएंटली बिजनेस नहीं कर पाती जितने की एफिशिएंसी से प्राइवेट इन्वेस्टर्स या प्राइवेट प्लेयर करते हैं। और कई बार वो सारे जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो गवर्नमेंट पर बर्डन बन के सामने आते हैं। इसीलिए
अब गवर्नमेंट उन सारे नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर से आउट होगी, केवल स्ट्रैटेजिक सेक्टर में ही गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट रहेगा और गवर्नमेंट विल डू व्हाट इट इज एक्चुअली सपोज टू डू, दैट इज गवर्नेंस। और जैसा कि हमने अभी डिस्कस भी किया है कि दो लिस्ट बनाई जाएगी, स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स की और नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स की। तो स्ट्रैटेजिक में हमारे ऑयल एंड गैस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, डिफेंस, स्पेस, एटॉमिक एनर्जी, ये सारे स्ट्रैटेजिक सेक्टर में आ सकते हैं। ऑल दीज आर द स्पेक्यूलेशन, अभी कोई लिस्ट नहीं आई है एज पर द न्यू प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी। और इसके अलावा जो नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स हैं उन सब में जिनमें भी गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट होगा, आगे फ्यूचर में गवर्नमेंट उसमें डिसइन्वेस्टमेंट करेगी। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 12, ड्राफ्ट 2.0 इंपोर्ट बैन ऑन स्पेसिफिक आर्म्स। कल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर 2020 DPP 2020 का सेकेंड ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में डाल दिया है फॉर सॉलिसिटिंग द कमेंट फ्रॉम डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। इससे 4 महीने पहले गवर्नमेंट ने डिफेंस प्रोक्योरमेंट ऑर्डर का 2020 का फर्स्ट ड्राफ्ट डाला था जिसमें कई सारे कमेंट्स आए थे। इसके बाद उन कुछ कमेंट्स को एक्सेप्ट करते हुए, रिवीजन करते हुए अब सेकेंड ड्राफ्ट डाल दिया गया है ट्यूसडे को फॉर सॉलिसिटिंग द पब्लिक कमेंट। और इस पर्टिकुलर ड्राफ्ट को जो टाइटल दिया गया दैट इज डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर डैप 2020। तो ये याद रखेंगे, हो सकता है कभी आपसे पूछ लेता व्हाट इज डैप 2020, तो बेसिकली इट इज डिफेंस acquisition procedure and it laid down the procedure for acquisition of defense equipments. And as per the expert, this draft brings the terminological change into the defense procurement procedure and may provide the alternative from purchase of equipments. Means जो पहले का ड्राफ्ट था, जो जिस पर्टिकुलर प्रोसीजर के तहत डिफेंस में प्रोक्योरमेंट होता था, उसमें सिर्फ एक ही क्लॉज की बात करी गई थी दैट इज परचेज। बट इस ड्राफ्ट में परचेज के अलावा जो अदर ऑल्टरनेटिव्स हैं जस्ट लाइक लीजिंग, अपग्रेडिंग, इन सारे ऑप्शंस को भी प्रायोरिटी दी गई है फॉर डिफेंस एक्विजिशन। इसमें कहा गया कि अपार्ट फ्रॉम परचेज तो कर ही रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन क्या हम अदर ऑप्शंस, लीजिंग के ऑप्शंस या अपग्रेडिंग के ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं इन केस ऑफ डिफेंस प्रोक्योरमेंट। तो इसके लिए अभी पब्लिक से कमेंट, स्टेक होल्डर से कमेंट इन्वाइटेड है। ड्राफ्ट 2 में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं ड्राफ्ट 1 पे जो कमेंट्स आए थे उसके बेसिस पर, बट कुछ ऐसे क्लॉज हैं जो फर्स्ट ड्राफ्ट में थे, पब्लिक ने उस पर या स्टेक होल्डर ने उस पर कमेंट किया था कुछ ऐसे क्लॉज को कि उनको चेंज कर दिया जाए। बट फिर भी कुछ ऐसे क्लॉज जो फर्स्ट ड्राफ्ट में अवेलेबल थे जिन पर एग्रीमेंट नहीं था स्टेक होल्डर्स का, इसके बाद या डिसएग्रीमेंट था, कुछ ऐसे क्लॉज को सेकेंड ड्राफ्ट में भी रिटेन करके रखा गया है, उनको हटाया नहीं गया है। हालांकि जो ओवरऑल एम्फेसिस है सेकेंड ड्राफ्ट का वो बिल्कुल सिमिलर है फर्स्ट ड्राफ्ट से। क्या एम्फेसिस है इस नए डैप 2020 का? The basic emphasis of this DAP 2020 is to promote the higher indigenous content into the equipment manufactured in India। जैसा कि हमने पहली न्यूज़ में भी डिस्कस किया था कि लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट को इंक्रीज़ करना जिससे कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो बूस्टअप हो सके और इंडिया की जो डिपेंडेंसी है फॉरेन प्लेयर्स पे, चाहे वो डिफेंस हो चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, वो ख़त्म हो सके और इंडिया खुद सेल्फ सफिशिएंट हो अपने मैन्युफैक्चर जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। इवन डिफेंस में भी कई बार से ये जो वॉइस रेस हो रही है कि इंडिया को प्रमोट करना चाहिए इंडिजिनाइजेशन, क्योंकि डिफेंस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट और स्ट्रैटेजिक सेक्टर, और उसी में अगर हमारी डिपेंडेंसी फॉरेन कंट्रीज़ में है तो कितने हम सिक्योर हैं, क्या हमारा डिफेंस उतना स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि हमारे मैक्सिमम जो इक्विपमेंट्स हैं, आर्सेनल्स हैं, दे ऑल आर इम्पोर्टेड। तो उनकी सिक्योरिटी कितनी है, ऑथेंटिसिटी कितनी है, अगर हमारी उसी कंट्री से कभी वॉर वेज हो जाता है जिससे हमने वो पर्टिकुलर इक्विपमेंट एक्वायर किया है या उसका एक्विजिशन किया है, तो जाहिर सी बात है जिस कंट्री ने हमें वो भेजा है या हमें जिससे हमने इंपोर्ट किया उसके पास उस पर्टिकुलर डिफेंस इक्विपमेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है, सारी जानकारी है कि वो पर्टिकुलर डिफेंस इक्विपमेंट कैसे काम करता है, तो वो उसके अगेंस्ट उसके पास भी डिफेंस होगा। तो ये इंडिया के लिए एक स्ट्रैटेजिक डिसएडवांटेज होता है। इमेजिन करिए हमने फ्रांस से रफाल लिया है, तो रफाल के बारे में, रफाल के कॉन्फ़िगरेशन, रफाल कैसे काम करता है, रफाल की क्या निगेटिव पॉइंट्स हैं, इस सब की जानकारी फ्रांस के पास होगी। इन केस कभी इट्स अ डोंट टेक इट एज अ रियल सिचुएशन, इन केस कभी इंडिया का वॉर हो गया फ्रांस से, तो उस केस में रफाल हमारे लिए स्ट्रैटेजिक
इक्विपमेंट या स्ट्रैटेजिक वेपन का काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि राफेल की ऑलरेडी सारी इंफॉर्मेशन, उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, लूप होल्स सारे फ्रांस को पता है। तो इसीलिए बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, वो ये कहते हैं कि इंडिया को डिफेंस के सेक्टर में इंडिजीनियस कंटेंट या इंडिजिनाइजेशन को प्रमोट करना चाहिए बिफोर प्रमोटिंग इट फॉर एनी अदर सेक्टर, जिसके लिए ये डैप 2020 ड्राफ्ट ला रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बार। तो इसमें कई सारे अदर ऑप्शंस, परचेज के अलावा जो मैंने डिस्कस किया, लीजिंग और अपग्रेडिंग के ऑप्शंस को भी कंसीडर किया जा रहा है। इंडिजीनियस कंटेंट जो रिक्वायरमेंट है इंपोर्टेड इक्विपमेंट्स में, आर्सेनल्स में, वेपन्स में, उसको भी रिवाइज किया जाएगा। और ऐसा कहा जा रहा है कि डैप 2020 में जो इंडिजीनियस कंटेंट रिक्वायरमेंट है वो 10% ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ड्राफ्ट। और वो कब आया था प्रीवियस ड्राफ्ट? 2016 में। तो वो डीपीपी जो 2016 में था उससे 10% ज़्यादा इंडिजीनियस कंटेंट रिक्वायरमेंट रखी गई है डैप 2020 में, इन ऑर्डर टू प्रमोट द डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग विद इन द इंडिया। चाहे वो हमारा डीआरडीओ हो, HLO, ये सारे जितने ऑर्गेनाइजेशन और डिफेंस, बेसिकली डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में हैं, इनको प्रमोट करने के लिए, जिससे कि इंडिया सेल्फ रिलायंट हो जाए अपने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। इस तरह की पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम लाती रहती है। And it is said that for the first time, Ministry of Defense has proposed to incorporate into official policy for a ban on import of specific kind of weapons and प्लेटफॉर्म। तो अभी तक जितने भी प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज रही हैं उनमें किसी भी पॉलिसी में इस बात का कंसिडरेशन नहीं कि किसी पर्टिकुलर सेगमेंट का जो वेपन है या इक्विपमेंट्स है उसको बैन कर दिया जाए। फर्स्ट टाइम डैप 2020 में ये क्लॉज लाया गया है कि किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट या किसी पर्टिकुलर टाइप्स और स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ वेपन्स और प्लेटफॉर्म्स को टोटली बैन कर दिया जाए फ्रॉम इंपोर्ट की। उस पर्टिकुलर सेगमेंट में ज़ीरो इंपोर्ट होगा, जिससे कि जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं डिफेंस में, उनको प्रमोशन मिल सके और जो डिफेंस विंग्स हैं इंडिया की, वो केवल डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशन से ही या डोमेस्टिक लोकल सप्लायर से ही सप्लाई इंश्योर करें। अगर हम हाइलाइट्स की बात करें तो बेसिकली 6 तरीके की एक्विजिशन कैटेगरी होती है। हमने पहले भी एक दो बार न्यूज़ में डिस्कस किया है। इनको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं कि ये बाई इंडियन ऑफ मैन्युफैक्चर ग्लोबल, ये सब क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि ये 6 तरह की एक्विजिशन कैटेगरी होती हैं जिसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स हैं उनका प्रोक्योरमेंट करती है। और हर कैटेगरी में अब एज पर द रिवाइज्ड रूल, एज पर द डैप 2020, जो इंडिजीनियस कंटेंट रिक्वायरमेंट है उसको इंक्रीज कर दिया गया है। जैसे कि अगर हम देखें बाई इंडियन डिज़ाइन, डेवलप एंड मैन्युफैक्चर, इसमें मिनिमम कम से कम 50% का इंडिजीनियस कंटेंट होना चाहिए बाई इंडियन कैटेगरी में। अगर इंडिजीनियसली डिज़ाइन है तो 50% का, और अगर फॉरेन डिज़ाइन है तो 60% का। बाई एंड मेक इंडियन में भी 50% का, इसी तरह बाई एंड मेक में भी 50%, मोर देन और इक्वल टू। और आप देखेंगे मैक्सिमम जितने भी ये 5 कैटेगरीज हैं इनमें 50% का जो लिमिट है लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट की या इंडिजीनियस कंटेंट की, वो रखी गई है। केवल जो बाई ग्लोबल है जिसके तहत अभी इंडिया ने राफेल को एक्वायर किया है उसमें 30% की रिक्वायरमेंट रखी गई है। तो ये सारी कैटेगरी और हर कैटेगरी में मिनिमम रिक्वायरमेंट रख दी गई है फॉर इंडिजीनियस कंटेंट। इससे क्या होगा, इमीडिएटली तो इंडियन डिफेंस जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री वो इमीडिएटली तो प्रमोट नहीं होगी। धीरे धीरे अगर ये कंटेंट रिक्वायरमेंट बनी रही तो जितने भी जो सप्लायर्स हैं, चाहे वो फॉरेन सप्लायर्स हों, अगर वो इंडिया में कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करेंगे तो उनको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि उनके डिफेंस इक्विपमेंट में अप्रॉक्सीमेटली 50% इंडिजीनियस कंटेंट हो। इंडिजीनियस कंटेंट कहाँ का? इंडिया का इंडिजीनियस कंटेंट उसमें यूज हुआ हो, जिससे कि हमारे पास फॉरेन जो सप्लायर्स हैं, जो फॉरेन कंट्रीज हैं, उनकी टेक्नोलॉजी भी आएगी और जो हमारा लोकल जो डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो भी प्रमोट होगी बाय दिस क्लॉज। हालांकि अभी के लिए इट इज जस्ट अ ड्राफ्ट, हो सकता है फ्यूचर में इसमें रिवीजन हो जब ये एक्चुअली फाइनलाइज्ड हो। अभी के लिए इसमें पब्लिक कमेंट इन्वाइट किए गए हैं। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज क्लिप्स। रेलवे लॉक्स हायर फ्रेट लोडिंग इन फर्स्ट
financial year 21. So we can consider it as a sign of economic recovery. Railway locks higher freight loading in the first quarter of financial year 21. और अगर ट्रांसपोर्टेशन फ्रेट लोडिंग इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेस एक्टिविटीज भी इंक्रीज हो रही हैं. अगर सामान का इधर से एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है, रॉ मटेरियल अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट सप्लाई होना स्टार्ट हो गया है, उसके अमाउंट में इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया है, इट सिंपली इंडिकेट दैट इकोनॉमी इज ऑन रिकवरी ट्रैक. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप्स. ओवरऑल मॉनसून गेन्स वाइप्ड ऑफ ऑन लोअर देन एक्सपेक्टेड जुलाई रेंज. जैसा कि एक्सपर्ट और मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस बार मानसून बहुत अच्छा होगा और मानसून की वजह से एग्रीकल्चर है जो क्रॉप है वो बम्पर क्रॉप होगी और उसकी वजह से कहा जा रहा था कि इंडियन इकोनॉमी को थोड़ा सा कुशन मिलेगा. लेकिन जुलाई की रेन के अकॉर्डिंग जो ओवरऑल मानसून का जो गेन था, जो इकोनॉमिक्स और जो एक्सपर्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अच्छे मानसून की वजह से एग्रीकल्चर इकोनॉमी और रूरल इकोनॉमी बूस्ट करेगी, जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी को रिकवर करने में ईजीनेस होगी या एक कुशन मिलेगा, वो सारे एक्सपेक्टेशन वाइप आउट होती हुई दिख रही हैं. After a strong start in June, the southwest monsoon reduced over some part of the country in July. और इंडिया में जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर. और हमारा मैक्सिमम जो एग्रीकल्चर है वो मानसून पर डिपेंड करता है फॉर इरीगेशन पर्पस. इरीगेशन के लिए मानसून डिपेंडेंसी इंडिया के एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि इंडिया में बहुत अच्छी इरीगेशनल फैसिलिटीज़ नहीं है, जिसकी वजह से जो डिपेंडेंसी है मानसून पर वो बहुत ज़्यादा हाई है. क्रॉप कितना होगा, हार्वेस्ट कितना होगा, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है मानसून की अवेलेबिलिटी पर. और इंडियन इकोनॉमी की जीडीपी भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पर. एग्रीकल्चर डिपेंड करता है मानसून पर. दैट इज़ वाई मानसून हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी. तो अब ये ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जुलाई में जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे कम रेन हुई है, और इस कम मानसून की वजह से जो एग्रीकल्चर है, रूरल इकोनॉमी है, उसकी भी ग्रोथ रिड्यूस होगी. तो ये अब एक बहुत अच्छा इंडिकेटर नहीं है इंडियन इकोनॉमी के लिए, जबकि इंडियन इकोनॉमी कोविड-19 की सिचुएशन से रिकवर कर रही है. अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल. येस बैंक पीबीटी डिप 65% टू ₹60 crore. तो प्राइवेट सेक्टर लेंडर येस बैंक हैज पोस्टेड द प्रॉफिट बिफोर टैक्स एट ₹60 crore in the quarter ended into the June. तो मुंबई बेस्ड लेंडर येस बैंक का प्रॉफिट इस क्वार्टर में 65% तक डिप कर गया है. सो येस बैंक हैज पोस्टेड द पीबीटी ऑफ 174.98 crore in the quarter ended June 2019, and its pre-tax loss was 4,000 crore approximately in the fourth quarter ended on March. और रिसेंटली इंडसइंड बैंक का भी पीबीटी डिक्लाइन किया है 72% का. तो अगर आप देखें मैक्सिमम बैंक इस समय अपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स दैट इज पीबीटी में लॉस पोस्ट कर रहे हैं. बैंक्स का डिक्रीज होता हुआ प्रॉफिट इज ऑल्सो नॉट अ गुड साइन फॉर एनी इकोनॉमी. इसके बहुत सारे इश्यूज क्या हैं हम पहले भी डिस्कस कर चुके, तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन की इसमें ज़रूरत नहीं है कि एनपीए बढ़ रहा है, क्रेडिट ग्रोथ डिक्रीज हो रही है, कोविड-19 का इम्पैक्ट है. इस सब की वजह से मैक्सिमम बैंक्स जो हैं वो अपने क्वार्टर 1 में लॉस रजिस्टर कर रहे हैं. न्यूज़ ऑफ द डे इज ड्राफ्ट 2.0 इम्पोर्ट बैन ऑन स्पेसिफिक आर्म्स. ऑल दीज आर द रेफरेंसेस. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchKit and Facebook. That's all for today, student. If you have any query and suggestion, please write on comment section below. Thank you so much.